नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीकली शो में। और शुक्रवार का बाजार जो था वो बहुत सारी खबरों को एक साथ डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहा था। मॉनेटरी पॉलिसी आई, फिर उसके बाद जीडीपी का नंबर भी आने की जो उम्मीदें थी वो हालांकि आया 4 बजे, लेकिन उसकी डिस्काउंटिंग होने लगी। फिर सरकार ने बड़ा फैसला लिया कि एफआईआईज को बॉन्ड में निवेश करने पर एलटीसीजी नहीं लगेगा, इंटरेस्ट पे टैक्स नहीं लगेगा, विदहोल्डिंग टैक्स नहीं लगेगा। तो बहुत सारी उन खबरों को भी उसको डाइजेस्ट करना था। तो एक बहुत इवेंट भरे दिन में मार्केट स्लाइटली रेड में बंद हुआ और उस दिन एफआईआईज ने शुक्रवार को लगभग लगभग $1 बिलियन, आप ना कहें तो 8,500 करोड़ की बिकवाली की। इट्स ए ह्यूज नंबर कि जिस दिन एफआईआईज को इतनी बड़ी रियायत राहत दी जा रही है, उस दिन अगर इतनी बड़ी वो 8700 करोड़ की बिकवाली कर रहे हैं, तो फिर मार्केट का सेटअप क्या बता रहा है? क्यों नहीं खुश हो रहे हैं वो, या कोई भी फंडामेंटल पॉजिटिव न्यूज काम क्यों नहीं कर रही है? इसको या इसका जवाब जो है वो चार्ट में मिलता है। और चार्ट एक ऐसी चीज है जो डेटा है, और डेटा झूठ नहीं बोलता। ये हम लोग कई बार देख चुके हैं। तो एक बार फिर कोशिश करते हैं कि अगले हफ्ते के लिए क्या चीजें हो सकती है, इस पर हम बातचीत करेंगे हमारे प्रिय मित्र सर्वेंद्र जी से। आजकल सर्वेंद्र जी ना सुपरस्टार हो गए सर, जो आप बोलते हो ना वही हो ही जाता है। तो भैया ये क्या खेल क्या है मार्केट में? इतना अच्छी खबरों के बावजूद मार्केट रेड में नहीं, ग्रीन में बंद नहीं हुआ। बहुत नमस्कार नीरज जी। दर्शकों को भी बहुत-बहुत नमस्कार। देखिए प्राइस वो डेटा है जो सब लोग मिल के डिसाइड करते हैं और वो बड़ा पारदर्शी डेटा है। तो प्राइस से ज़्यादा पारदर्शी कुछ नहीं है। देखिए आपने बोला कि डेटा झूठ नहीं बोलता। डेटा देने वाला अगर झूठ बोल रहा है तो डेटा भी झूठ बोलेगा। लेकिन बाज़ार का हम्म। डेटा झूठ नहीं बोलता है, क्योंकि बाज़ार का डेटा एक कंसेंसस डेटा है। सब लोग ट्रेड कर रहे हैं, सबकी एक कॉमन राय के बाद एक डेट मतलब एक रेट ट्रेड हुआ और वो आपको एक्सचेंज से रिपोर्ट हुआ। ये एक जेन्युइनली ये ओपन फोरम में ट्रेड हो रहा है। तो ये जो प्राइस डिस्कवरी होती है और ये जो डेटा है, ये सच बोलता है, क्योंकि प्राइस झूठ जल्दी बोलती नहीं है। ठीक है, मैं भी ये मानता हूँ कि शॉर्ट टर्म में कुछ एलिमेंट्स या कुछ लोग शॉर्ट टर्म में एक 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन आप थोड़ा बहुत प्राइस के साथ कोई बड़ा बड़ा कोई प्लेयर है तो 2-4 लोग मिलके प्राइस इधर-उधर कर सकते हैं। बट मीडियम टर्म बहुत मुश्किल है प्राइस को डिक्टेट करना, और लॉन्ग टर्म ट्रेंड तो बिल्कुल किसी के हाथ में नहीं। बड़े-बड़े ऑपरेटर, बड़े-बड़े लोग आए, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, बट बाजार से जिन्होंने जिन्होंने बाजार की गणित के साथ लड़ाई की है, वो फिर सलामत नहीं रहे हैं अपनी स्टोरी आगे बताने के लिए। तो आप बाजार की मैथ्स या बाजार की गणित से लड़ाई नहीं करेंगे। ये एक फाइनाइट गणित है, ये इनफाइनाइट बबल नहीं है। ये परेश रावल जी की वो पोल्ट्री फार्म नहीं है कि हजारों मुर्गियों से लाखों अंडे, लाखों अंडों से करोड़ों मुर्गियाँ, करोड़ों मुर्गियों से अरबों ऑमलेट। वैसा इनफाइनाइट गेम ये नहीं है। पब्लिक इस चीज़ को समझती नहीं है, इसीलिए तकलीफ में रहती है। लोगों को लगता है कि हमारे अंदर कोई गलती है। हो सकता है आपके अंदर भी कुछ मिस्टेक हो, बट सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये मैथ्स फाइनाइट है और उसके अंदर अगर आप लड़ाई करेंगे, तो मैथ्स हम्म। से लड़ाई करेंगे तो जीत नहीं पाएँगे। तो ये निचोड़ ये है। और यस, प्राइस डेटा झूठ नहीं बोलता है और वो कहीं इतने दिन से रहा है। देखिए, आपके गोल पोस्ट चेंज होते जा रहे हैं। बुल्स के लिए गोल पोस्ट चेंज होते जा रहे हैं, नीचे आते जा रहे हैं, और बेयर्स जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बोला, बेयर्स धीमे-धीमे सेंध लगा रहे हैं और आपको नीचे, नीचे, नीचे लेके जा रहे हैं, और बेयर्स आर मोर फॉर व्हाटएवर रीज़न आई डोंट नो। किसी भी कारण से अगर मुझे मेरा माल महँगा बेचने मिले तो मैं क्यों नहीं बेचना चाहूँगा। बट किसी कारण से आपको लग रहा है ना कि 26,300 नहीं आएगा, तभी आप 24,500 पे बेच रहे थे। फिर आपको अब किसी कारण से लग रहा है कि शायद सब 24,500 आने की भी चांस कम है, तो अब आप यहाँ पे 23,500 पे ही शुरू हो गए, 23,800 पे शुरू हो गए। तो देखिए वो हम्म। जो एक ऑरेंज लाइन मैंने वहाँ जब चार्ट आएगा तो आप देखेंगे कि पहले आपने 4-5 हफ्ते जो है 24,500 24,600 के नीचे बिताए, उस समय आपकी रेंज थी 23, वो 5-6 हफ्ते की रेंज आपकी थी 23,800 से लेके तकरीबन 24,500 तक। 5 हफ्ते करीब आपने 4-5 हफ्ते वहाँ बिताए, उधर हम्म। सप्लाई चली। उसके बाद जब से आपने 23,800 तोड़ा है, तो फिर बात वही हो गई कि वीकली क्लोजिंग बेसिस पे अब 23,800 तोड़ने में भी आपकी नानी याद आ रही है। तो बेयर्स धीमे-धीमे एक-एक गाँव जीतते जा रहे हैं, टेरिटरी जीतते जा रहे हैं, और बुल्स की टेरिटरी में अंदर आते जा रहे हैं। और बुल्स का जो मार्क ऑफ डिफेंस है, जो बुल्स की जो एरिया ऑफ डिफेंस है, वो मैं और 2 साल से वही है, मतलब सबको दिख रही है। आजकल लोग बोलते हैं कि साहब आप अच्छा कर रहे हो। देखिए, हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा बार सही जाएँ, कम बार गलत जाएँ, बस वही कोशिश करते हैं और बाज़ार के साथ लड़ाई नहीं करते हैं। जो दिख रहा है वो बोल देते हैं। तो अब फिलहाल लोगों को अच्छा लग रहा है और हम प्रोबेबिलिटी के एनालिस्ट हैं, तो भगवान की दया से और अपनी मेहनत से ठीक है। अभी यार 12 18 18 सर्वेंद्र, 18 महीने से 18 महीने से लोगों को लग रहा है कि हम भगवान हो गए। हमें मालूम है कि हम भगवान नहीं नहीं, है, बट या चल रहा है अच्छा तो चलाएँगे, जब तक चल रहा है तब तक चलाएँगे। जी।
पहली बात तो ये है कि हमको कोई गलतफ़हमी नहीं है कि हम जी, जो बोल रहे हैं वही हो रहा है। ये किस्मत कह लीजिए और डेटा जो कह लीजिए और जो दिख रहा है वही बोलते हैं, सिंपल सी बात है। एक बात मैं सीरियस नोट पे कह रहा हूँ कि यार मतलब जब आपने बात बोली थी ना कि 23,800 पार करने में नानी याद आ जाएगी, तो उसमें बहुत ट्रोलिंग हुई थी। तो हम लोग उसमें तफरी मज़ाक में बात बोले थे। बट सीरियसली अगर आप देखो, तो वाक़ई उनकी मतलब नाको चने चबा लिए यार। वो तो 23,800 तो ऐसा लोहे की दीवार बन गई कि उसको तोड़ ही नहीं पा रहे हैं। आज इतनी पॉजिटिव खबर थी, शुक्रवार को जब उन्होंने ऐलान किया कि बॉन्ड मार्केट में जीसेक में पैसा लगाओगे तो सब टैक्स माफ है, उसके बावजूद आपके मार्केट में कोई फर्क नहीं पड़ा। नो डाउट कि इक्विटी की सेलिंग अलग है, इक्विटी में कोई रियायत नहीं दी गई, केवल बॉन्ड में दी गई है, जबकि बॉन्ड में इतनी सेलिंग भी नहीं है। तभी सरकार ने पता नहीं जो भी फैसला लिया, स्टिल एक पॉजिटिव खबर थी। फिर भी मार्केट रेड में बंद हुआ तो भाई तो मतलब फिर तो मानना ही पड़ेगा कि यार चार्ट और डेटा जो कह रहा है उसको आप एक्सेप्ट करिए। तो सीरियस नोट पे नानी याद आ गई इसको। लोहे के चने चबा लिए, पसीने छूट गए, जो भी मुहावरा यूज़ करें। अब क्या लग नहीं रहा है देखिए मेरी नानी की छुट्टियाँ तो खत्म हो गई भैया, अब तो दादा के घर जाएँगे कि नहीं जाएँगे? तो बहुत दूर है ना, दादा का घर तो फिर 21,500 दो 22,000 पे है बुल्स के लिए। नहीं, नहीं देखिए इसमें हुँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले जो लोग हमने ऐसे ही नहीं बाज़ार को 20 साल दिए हैं और मेहनत करते हैं इसलिए लोगों को ईज़ी लगता है। काम ईज़ी नहीं है। आज हमारा इतना एक्सपीरियंस है इसलिए हम उसको देख के बता पा रहे हैं। आप भी जब मेहनत करेंगे तो आप बता पाएँगे, लेकिन उसके लिए आपको थोड़े सावन देखने पड़ेंगे। ये जो आजकल के कुएँ मेढक निकले हैं कि 1 साल, 2 साल, 3 साल और कहीं अभी एक डेटा आ रहा था कि इंडिया में ऑलमोस्ट 70-80% फंड मैनेजर 4-5 साल से ही फंड संभाल रहे हैं, मतलब यंग फंड मैनेजर्स हैं। सो नो डाउट बट आई एम सेइंग कि आपको एक एक बिज़नेस साइकिल 8 साल की होती है सर। हमने जो बेसिक है आप कोई भी एमबीए पढ़ेगा, कुछ भी फाइनेंस पढ़ेगा तो वहाँ सबसे पहले पढ़ाया जाता है, वन बिज़नेस साइकिल इज़ अराउंड 7 टू 8 इयर्स। अगर आपने 8 साल भी बाज़ार में पूरे बिताए नहीं हैं, तो आपने एक बिज़नेस साइकिल भी नहीं देखी है। फॉरगेट अबाउट लुकिंग एट 2, 3, 4, 5 साइकिल्स और एक 30-40 साल का एक्सपीरियंस लेके बुफे साहब के साथ वॉरेन बुफे साहब के साथ जैसे आप आएँगे या जैसे हमने हुँ। 20-22 साल दे दिए हैं, तो 3 साइकिल देख ली हैं। तो हमें मालूम है कि हर साइकिल अलग थी। लोगों को लगता है एवरी टाइम इट इज़ द सेम डिफरेंट बट हमें मालूम है कि वो ऑलमोस्ट जब आप देखते हैं तो आपको अंदर का सिग्नेचर सेम मिलता है। सेक्टर चेंज हो जाते हैं, फ्लेवर चेंज हो जाता है, लेकिन ग्रीड और फ़ियर का खेल 400 साल पहले से भी वैसे ही चल रहा था। टूलिप मेनिया के समय से ही ये ग्रीड एंड फ़ियर का खेल वैसे ही चल रहा है और मुझे कोई शक नहीं कि हमारे जाने के बाद भी अगले 400 साल तक भी ग्रीड फ़ियर का गेम यही चलेगा क्योंकि इंसानी फितरत जो है वो चेंज नहीं होने वाली है। द वे वी बिहेव इन हर्ड, द वे वी बिहेव कलेक्टिवली वो सब सेम रहने वाला है। वो मेरे ख्याल से 10,000 साल पहले से भी सेम रहा होगा और अगले भी 10,000 साल सेम रहने वाला है। अब थोड़े से कंप्यूटर-वम्प्यूटर आ गए हैं, बट पैसा तो आपका ही लगा हुआ है ना, पैसा तो आपका ही लगा है, जो आप लॉन्ग ओनली डिलीवरी लेके बैठे हैं। तो वो समीकरण चेंज नहीं होंगे। हिस्ट्री विल कीप रिपीटिंग इटसेल्फ इंसान वही गलतियाँ दोबारा, दोबारा, दोबारा करता रहता है, क्यों? क्योंकि अगली जनरेशन पिछली जनरेशन से सीखती नहीं है जल्दी, मनी मैनेजमेंट और बेटा ज़ीरो से स्टार्ट करता है कई बार। इसीलिए बड़े-बड़े जो बिज़नेस हाउसेज़ हैं, वो अपने बच्चों को लेगेसी ट्रेनिंग देते हैं। तो उनका बच्चा सीधा धंधे पे बैठने के लिए तैयार होता है। लेकिन हम लोग, नौकरी पेशा लोग या मिडल क्लास लोग, उनके बच्चे धंधे के लिए तैयार नहीं होते। तो उनकी सोच एकदम अलग होती है। सो वी हैव टू थिंक कंटिन्यूटी और जनरेशनल वेल्थ के हिसाब से सोचेंगे तो ही पैसा बनेगा और बिना बॉन्ड्स, इक्विटी, तो कमोडिटीज़ किए चारों अभी क्या सेक्टर लग किए रहा है? बिना नहीं बनेगा। जी। क्या अब ये 23,366 पे जो खड़ा है मार्केट, मुझे तो चार्ट देख के एकदम लेमैन तरीके से, मैं चार्टिस्ट नहीं हूँ। मुझे लगता है कि वो नीचे वाली जो ऑरेंज लाइन है ना, उसको एक बार टच करेगा, अब नहीं मानेगा। देखिए देखिए अच्छा दूसरी जो आपने इम्पोर्टेंट बात कही कि इतना अच्छा न्यूज़ आने के बाद ही बिका। इसके लिए आपको डीलिंग रूम की लैंग्वेज समझनी पड़ेगी। जब बाजार में जो हमारे यहाँ कहावत है कि लाओ-लाओ, जब बाजार में लाओ-लाओ होता है, मतलब जब बायर्स का जमावड़ा लगा हुआ है, पैसा आते जा रहा है, उस समय जो आप बेच लेंगे, लोएस्ट इम्पैक्ट कॉस्ट के साथ आप बेच पाएँगे। तो गोरे को मालूम है कि अच्छा न्यूज़ है, वॉल्यूम है, बाइंग है, पैसा पड़ रहा है, पैसा आ रहा है, वो निकल रहा है। जब तक पैसा आता रहेगा और उसको लो इम्पैक्ट निकलते रहने मिलते रहेगा, उसको क्या प्रॉब्लम है? उसने तो इंडिया पे सेल कॉल ले लिया है ब्रॉडली, क्योंकि आप देखिए बाकी जगह मूवमेंट है। बाकी ईएम्स भी जो हमसे लैग कर रहे थे, वो भी हमसे ज़्यादा चल गए। ब्राज़ील चल के रुक गया, साउथ कोरिया चल के रुक गया। मैं ब्रिक्स के अंडर की बात कर रहा हूँ। चाइना चाइना का शंघाई अपने 2 से करीब प 30-35% ऊपर है, जहाँ से हम से 10-12% नीचे हैं। तो गोरे के लोगों को पहले समझना पड़ेगा कि ईएम मार्केट गोरे के पास एशिया पैक का अगर एक ₹100 है, उस ₹100 हुँ, में हमने बहुत आउट परफ़ॉर्म कर दिया था और चाइना अंडर परफ़ॉर्म कर रहा था।
तो अब ट्रेड मुझे ऐसा लग रहा है कि पैसा लोग कह तो रहे हैं कि चाइना में भी सेलिंग है, बट चाइना ऊपर जा रहा है, इंडिया नीचे जा रहा है, तो आप ये समझ सकते हैं कि रिलेटिव बेसिस पे चाइना 30% ऊपर है। जब हमने 26,300 का हाई बनाया था, उस समय चाइना आई थिंक जहाँ था वहाँ से 30% ऊपर है और हम 2024 के 26,300 से हम 10% समझ लीजिए नीचे हैं। तो चाइना ने रिलेटिवली 40% आउट परफॉर्म करके रखा है इंडिया को। तो ऐसे ही है चर्निंग, ₹100 है, कहीं न कहीं एलोकेट होना है, इंडिया से निकल के कहीं और जा रहा है। तो शायद ब्राज़ील में गया, ब्राज़ील चला इंडिया से ज़्यादा, ब्राज़ील लास्ट लास्ट 1 साल में बढ़िया चला है। फिर साउथ कोरिया चला, चाइना चला और इंडिया नहीं चला ब्रिक्स में। तो ये एक फैक्ट है। ये फैक्ट है कि ब्रिक्स के जो नाम है, उनमें से इंडिया नहीं हुँ, चला, रशिया तो चलिए लड़ाई-झगड़ा चल रहा है तो उसको नहीं देखते हैं। बट 4 नामों में से 3 नाम चले हैं इंडिया से ज़्यादा, इसीलिए इंडिया से पैसा निकल के जा रहा है। जिस दिन इंडिया में रिस्क रिवॉर्ड अच्छा हो जाएगा, मुझे कोई शक नहीं है कि इंडिया आउट परफॉर्म करे और पॉसिबली इनमें प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। ग्लोबल मनी ऐसे ही मूव करता है रिलेटिव बेसिस पे, उसमें कोई इमोशन नहीं होता है। हम इमोशनल होके इतना हल्ला-गुल्ला कर रहे हैं, बट गोरे का पैसा नॉन इमोशनल पैसा है, वो रिलेटिव परफॉर्मेंस पे ही चलेगा, आएगा और जाएगा और जब तक इंडिया की आउट परफॉर्मेंस जब तक एक रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं बैठेगा, तब तक मुझे नहीं हुँ, लगता कि वो लोग वापस आएँगे। उनके और अच्छे पैसे कहीं और बन रहे हैं। सो दे आर और चाहे यूएस में ही पैसे उनके अच्छे बन रहे हैं। अरे एक जी, ज़माना हुआ करता था कि आपका इंटरेस्ट रेट स्प्रेड जो है ना, वहाँ कहीं चलता था 8 आने, हम चलते थे हुँ, ₹6 पे, 6% एफडी 5.5। कल एक ज़माने में कहीं 6% का स्प्रेड था, वो नैरो होके कुछ नहीं बचा। आई थिंक अभी हम जब चार्ट देखेंगे, तो 10 ईयर वहाँ का 4.5 चल रहा है। हाईएस्ट वीकली क्लोज अगेन इस बार आया है क्लोजिंग बेसिस पे। तो वो 4.5 चल रहा है, हम बैठे हैं 5.10 पे या 5.40 पे। अब वो स्प्रेड ही नहीं बचा। गोरे के पास वो स्प्रेड ही नहीं है, वो इंसेंटिव ही नहीं है कि भाई वो आए, क्योंकि उसको उतना स्प्रेड नहीं मिल रहा है। प्लस उसको करेंसी का भी रिस्क लेना है। तो उसके पास कोई हेडरूम नहीं है, उसके पास कोई जो बोलते हैं ना वो आई एम नॉट गेटिंग द राइट वर्ड जो बोलते हैं ना वो ब ब मार्जिन ऑफ एरर में उसके पास झगड़ा बहुत कम है। तो उसके पास मार्जिन हुँ, ऑफ एरर नहीं है उतना, जो पहले हुआ करता था उसके पास। तो इसके लिए मुझे मैं सरप्राइज़ नहीं हूँ इस सेलिंग से और मैंने आपको शायद आपके पॉडकास्ट से पहले भी बोला था कि ये 1-1 बिलियन हो जाएगी। आप खाली 24,500 पे फेल करिए और नीचे टूटना शुरू करिए, वही हो गया है। जैसे ही आपने 23,800 तोड़ा है, अब 1-1 बिलियन डॉलर की रोज़ सेलिंग आ रही है। सो ये होना ही है बिकॉज़ वेट ऑफ एविडेंस इज़ शिफ्टिंग आपका ओवरऑल 4 साल का जो एवरेज है, वो भी इन्हीं जी, एरियाज़ के आस-पास है। इस समय जैसे मैंने बोला भी ट्वीट पे कि अगर किसी कारण से हम 22,500 वाली रेंज तोड़ के नीचे रहने लगते हैं, तो 4 साल में जितना भी आपने माल लिया है बुल्स ने, वो सारा का सारा माल लॉस में होगा। मतलब एक शेयर नहीं अरे मतलब सुनो, एक आदमी भी अभी मेरे को जी, एकदम स्ट्रेट जवाब दो। जी। पहले 22,000 की रेंज में जाएँगे कि अब उधर 24,000 की रेंज में जाएँगे? बीच में खड़े हैं बताओ। 24,600 तो आप नहीं मेरा अभी मानना यही कि अब आप 24,500 24,600 के ऊपर डिसाइसिवली बंद नहीं कर पाएँगे और आप नीचे 22,000 की तरफ फिसलेंगे। 21,800 22,000 वाली वो जो 22,000 वाली रेंज है वहाँ फिसलेंगे। अब तो मैं वही कहूँगा जैसे मैंने हुँ, एक बार पहले भी बोला था कि पहले 24,500 600 नहीं और पहले 21,800 22,000 यही लग रहा है मुझे और जैसे-जैसे अगले हफ्ते हम फिर इसको रिविज़िट तो करते ही रहेंगे। तो ये व्यू अगले हफ्ते तक के ही है। जब हम हर हफ्ते मेहनत करके पॉडकास्ट बना ही रहे हैं, तो अगले हफ्ते के लिए ही ये व्यू है और मे बी 15 डेज़ के लिए। मुझे अभी भी ऐज़ ऑफ टुडे के बंद से लगता है कि और 22,000 ये पहले आ रहा है, 24,500 बाद में आएगा। और ये जी। 23,366 के बाद अब ये जो 22,465 पे खड़ा है अपना 500 वाला इंडेक्स ये भी देखिए उसी सबसे पहले पैटर्न तो पे वहाँ है। जी, 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 जी। देखिए पैटर्न्स तो ऑलमोस्ट सिमिलर थे। इसमें थोड़ा बाउंस बैक ज़्यादा आया। इसने वो जो आपका लड़ाई-झगड़े वाला जो बेरिज गैप था, वो जो लड़ाई-झगड़ा शुरू हुआ ईरान वाला, वहाँ जो एक गैप था उसने भर दिया। क्योंकि लार्जर वेटेड इंडेक्स है और जैसे कि हमने देखा पेरिफेरी में मूवमेंट था। बियॉन्ड निफ्टी 50 मूवमेंट ज़्यादा इसलिए रहा क्योंकि पिटाई वहाँ पे ज़्यादा हुई थी। स्टॉक्स बहुत ज़्यादा गिरे थे तो वो उस स्पेस में आपको थोड़ी बाइंग आते हुए दिखी। तो येस, उसमें पुल बैक ज़्यादा था। थोड़े-थोड़े समीकरण दोनों के चेंज हुए बट मीडियम टू लार्जर टर्म पिक्चर सब जगह सेम ही लग रही है मुझे। और जैसे मैंने बोला कि अभी आपने वो गैप भर दिए। आपने वो जो निफ्टी में तो आपने वो गैप भर दिया जो पीस डील का गैप था। इसका इसका अभी भी बाकी है इसका बाकी है। तो मुझे तो लग रहा है कि यहाँ पे अब रिलेटिव बेसिस में ज़्यादा पिटाई हो सकती है। यहाँ पे ज़्यादा क्योंकि आपके पुल बैक बहुत शार्प हो गए हैं तो रिस्क रिवॉर्ड यहाँ निफ्टी से भी ज़्यादा हुँ, खराब है। तो मुझे लगता है कि हुँ, ब्रॉडर मार्केट में लोगों को मैंने पीछे वार्न भी किया था कि भाई 24 जो आपने नीचे में लिया, जब हमने भी 22,300 के आस-पास बोला कि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है बेयर्स का और यहाँ से एक पहले तब हमने बोला था कि पहले 24,300 तो थॉट यही था कि बेयर मार्केट का बाउंस बैक ही है, ज़्यादा उसमें इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं थी कि हाँ, अब 26,300 और एक नया बुल मार्केट चालू हो गया। वैसा हमारा कभी फीलिंग नहीं रहा है लास्ट डेढ़ 2 महीने में। हमें हमेशा से बाउंस बैक ही लगा है और आज भी हम इसको बाउंस बैक की कैटेगरी में ही रख रहे हैं।
टिल प्रूवन अदरवाइज, जब कि वेट ऑफ एविडेंस शिफ्ट नहीं होता, ये बेयर मार्केट पुलबैक्स ही हैं, बुल मार्केट हम्म, पुलबैक्स ही हैं और उन्हीं पुलबैक्स में आप कोशिश कर रहे हैं कि आप डिपेंडिंग जी ऑन किस इंडेक्स में थोड़ा कम ज्यादा आप कर रहे हैं। यहां भी मुझे लगता है कि ये आपका 21,350 वाला 21,300 वाला जो गैप है आपका 21,300 के आसपास वो जो आपका बेरिश गैप है वो यहाँ भरना है। यहाँ पे मुझे अब निफ्टी से ज्यादा थोड़ी सी पिटाई होती हुई लग रही है। अगर वीकनेस आई तो साइड काउंटर में और ज्यादा पिटाई होगी। तो लेट्स सी, आई थिंक नेक्स्ट वीक 10 डेज में क्लियर हो जाएगा, बट सेटअप यहाँ पे भी वीक ही है। यहाँ पे भी मुझे 20,000 20,500 ही लगता है पहले, और मुझे नहीं हम्म। लगता कि बहुत ज्यादा 23,200 23,400 के ऊपर निफ्टी 500 भी टिकेगा। जी। ये है हमारा प्यारा आईटी इंडेक्स। जी। इसमें बड़ा मजेदार वीक था लास्ट लास्ट वीक। एक दो दिन धुआंधार, एक दिन तो इतनी बड़ी रैली आई कि सारे बड़े दिग्गज 6-6% तक चले। जी। उसके वेरी नेक्स्ट डे एक बुरी खबर आई इनके लिए। एक्सेंचर को एक ब्रोकिंग हाउस ने डाउनग्रेड किया, बाई से होल्ड में कर दिया। उसके बाद जो मतलब क्रैश टाइप का मामला था आईटी स्टॉक्स में, इंडेक्स लेवल में 5.5% गिरावट थी और टीसीएस तो 9% गिरा था। तो हम लोगों ने पिछले हफ्ते डिस्कस किया था कि आईटी स्टॉक्स आपके हिसाब से कि अगर कोई हैवी लिफ्टिंग कर सकता है तो आईटी होगा, जी। और उसने वो अपनी चाल भी दिखाई। लेकिन फिर एक जी। बुरी खबर आ गई तो वो गिरा। जी। क्या ये ब्लिप उसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये जिगजैग करते हुए अपना बॉटम बना रहा है, या इसमें कोई चेंज हुआ है? देखिए, थोड़ा उल्टा भी सोचते हैं, कॉन्ट्रा रहना भी और कॉन्ट्रा सोच पाना भी बहुत ज़रूरी है। आप पहले ये समझिए, निफ्टी में आप अभी मोटा-मोटी देखिए, आप 26,000 वाला, अब अभी आप कहीं 24,000 पे ही हैं, 23,500 पे 24,000 पे हैं। तो वहाँ आप एक 2 ढाई हज़ार पॉइंट ही गिरे हैं। यहाँ आप 46,000 वाला इंडेक्स, नीचे में आपने 26,000 कर दिया, 20,000 पॉइंट आप ऊपर से गिर गए। तकरीबन 45% मतलब साइकोलॉजिकली देखें तो 46 वाला 26 आपको ऐसा लगेगा आधा ही हो गया। मतलब अराउंड 45% ये इंडेक्स गिर गया और इसमें सारा कुछ नेगेटिव है। बाजार में आज भी कोई मानने को रेडी नहीं है कि कुछ बुरा हो सकता है। सबको लाओ, सबको यही है कि बाय ऑन डिक्लाइन वाला स्टोरी ब्रॉडर मार्केट के लिए कोई अभी थमने को रेडी नहीं है, कोई मानने को रेडी नहीं है, और यहाँ उल्टा ये है कि सब कुछ नेगेटिव है। तो इसीलिए हमको लगता है कि रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस की हम बात करेंगे, तो अगर निफ्टी गिर रहा है, तो आईटी कम गिरेगा या चल भी सकता है। निफ्टी आईटी विल आउट परफॉर्म निफ्टी, ये मेरा अब यहाँ से मीडियम टू लॉन्ग टर्म मानना यही है। इसीलिए मैंने बोला था कि अगर लॉन्ग रन में अगर आपको पोर्टफोलियो में अब ढूँढना शुरू करना है, तो आपको इस स्पेस से शुरू करना है, क्योंकि इंडेक्स ऑलरेडी 40-45% घट चुका है और मेरा बेयर मार्केट का करेक्शन का इंडेक्स लेवल का ध्यान यही था कि एक 40% तक 35 से 40% अगर इंडेक्स गिर जाता है, इट्स अ गुड रिस्क रिवॉर्ड वहां से बनने शुरू हो जाते हैं। तो मुझे आईटी इंडेक्स से लॉन्ग टर्म कोई शिकायत नहीं है यहाँ से। मुझे लगता है जितना अगर मान लीजिए लो थोड़ा सा, ये पिछला वाला लो मान लीजिए 26,800 वाला लो अगर टूट भी गया, सॉरी 27 के आसपास जो लो रखा था, वो मान लीजिए 27 का लेवल टूट भी गया और आपने एक 26,300 26,400 एक नया भी मार लिया, या आपने 25,800 भी मार लिया, उससे क्या लार्जर पिक्चर चेंज हो जाएगी? नहीं, रिस्क रिवॉर्ड और बेहतर होते जाएंगे। सो लेट्स सी, आई थिंक लार्जर ब्रिज विल क्रॉस व्हेन इट हैपेंस, बट हमें लग रहा है कि लॉन्ग टर्म रिस्क रिवॉर्ड ऑफ आईटी इंडेक्स का बेचने लायक रह नहीं गया है, उल्टा लेने लायक हो गया है। और आप लॉन्ग रन में किसी को अगर पोर्टफोलियो बिल्डिंग करनी है, एसआईपीस करने हैं, तो आई थिंक ये स्पेस ऐसी है जिसको सबसे पहले देखा जा सकता है। ये व्यू आज से 1.5 महीने पहले भी यही था और आज भी यही है। सो आईटी ओके। विल रिलेटिवली आउट परफॉर्म इंडेक्स फ्रॉम हेयर, ये मुझे बहुत क्लियर दिखता जा रहा है। एंड एज एंड व्हेन, जैसे मैंने बोला, इसको रिव्यू भी करते रहेंगे। हम्म, बट मीडियम टू शॉर्ट टर्म में बुलिश था, लेकिन इस वीक की कैंडल ने मुझे थोड़ा-सा निराश किया है। जैसे कि आपने बोला ना, बड़ा शार्प सेल ऑफ आ गया। तो इससे क्या समझ में आ रहा है आपको कि बुल्स भी यहाँ पे भी नर्वस है अभी। बुल्स ने वो कड़ा हाथ या कड़ा रुख नहीं अख्तियार किया है। बुल्स ने यहाँ निबलिंग की है, जो मैंने लास्ट टू लास्ट पॉडकास्ट में बोला था कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज़ निबलिंग। तो आपने यहाँ से निबलिंग शुरू करनी थी। बुल्स ने थोड़ी-सी निबलिंग शुरू की और पटकनी लग गई। तो दे आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट, मतलब वो भी थोड़े से नर्वस नर्वस से ही निबलिंग कर रहे हैं। मतलब कई बार होता है ना, जब चूहा खा रहा होता है तो धीमे-धीमे चारों बाजू देख के खाता है कि बिल्ली नहीं आ जाए, और अलर्ट रहता है। जैसे ही बिल्ली आती है तुरंत बिल में अंदर। तो वो वाली बात है। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ ये रिपेयर प्रोसेस और लो बनने में थोड़ा टाइम भी लग सकता है। तो बट येस, लॉन्ग रन रिवर्ड इज टर्निंग बुलिश, ये क्लियर है। तो शायद मुझे लग रहा है कि आज का लेवल देख के मुझे लगा था कि शायद कहीं पिछला लो टेस्ट हो जाए, या आप कहीं 25,800 25,500 वाले लेवल भी अगर आप आईटी में करो तो हो सकते हैं। इंट्रा वीक इंट्रा मंथ हो सकता है। बट लार्जली मुझे, जैसे मैंने बोला ना, कि कहीं हम्म। अब यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बेहतर होते जा रहे हैं। एंड 26,200 इज द वेरी बिग मार्कर। 26 26,200 बहुत बड़ा मार्कर है। उसके नीचे आपको वीकली मंथली क्लोजेस
नहीं लाने हैं। अगर आए तो फिर हम शायद फिर थोड़े दिन के लिए फिर हुँ। इसको रिव्यू में डालेंगे। बट एज़ ऑफ नाउ जब तक 26,200 26,000 के नीचे वीकली मंथली बंद नहीं आ रहे हैं, तब तक ये सेक्टर लेने लायक है मेरे हिसाब से। जी, एक फन फैक्ट बताता हूँ मैं आपको इसमें। जी, मैं जो एनवीडिया के सीईओ हैं मिस्टर जेनसन, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था जी, कंप्यूटेक्स करके एक सेमिनार में। उसी के जी, बाद ये स्टॉक भयंकर तेजी में आए थे। उन्होंने कहा था कि सॉफ्टवेयर कंपनियों के लिए कुछ बोल दिया था उन्होंने पॉजिटिव। तो जी, वो बड़ी भारी तेजी उसमें बन गई थी। जी, अब दुर्भाग्य ये देखिए कि टाइम ज़ोन के चक्कर में हम फँस गए थे, वरना वो एक्सेंचर की रिपोर्ट उसी दिन आई थी। जी, चलना ही नहीं चाहिए था इनको उस दिन, जिस दिन ये 6-6% चले थे, उस दिन ही नहीं चलते, लेकिन बिकॉज़ ऑफ टाइम ज़ोन वो रिपोर्ट अगले दिन लोगों को पता चली और अगले दिन भी लोग पढ़ने से इनकार कर रहे थे। मैंने ट्वीट भी किया था कि भाई, और अपने-अपने मॉर्निंग शो में उसमें डिटेल में डिस्कस किया कि ये बहुत बुरी खबर आई है कि एक्सेंचर इज़ द सेम बिज़नेस मॉडल लाइक इंडिया। तो इसको मतलब डेविएट करना चाहिए कि बाई से होल्ड कर दिया, डाउनग्रेड कर दिया। ये बात जी, हमने सुबह खूब डिस्कस की और उसी दिन भाई जो क्रैश दिखा, मैंने कहा यार ये टाइम जोन का दोष है, वरना तो ये कल ही की रिपोर्ट थी, कल लोगों को पढ़ लेनी चाहिए तो चलता ही नहीं। खैर एनीवे, वो जो होगा सो देखा जाएगा उसमें आगे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा चार्ट है निफ्टी एफएमसीजी का 48,302 में। इस सेक्टर में एक कंपनी ने बहुत अच्छे रिजल्ट दिए, उसके बाद ये सेक्टर बहुत चला, उसके बाद ये गिरा। अब ये जो पहाड़ जैसा चित्र बना है ना, मैं तो एक लेमैन की तरह सोचता हूँ कि ये पहाड़ कंप्लीट होना चाहिए। तो ये जो इधर राइट हैंड वाला दिख रहा है एकदम नीचे जाएगा ही जाएगा ये। जहाँ हरे जी। रंग का एरो बनाया ना आपने, ये वहां तक जाएगा कम से कम। देखिए, ये वो स्पेस है अब जब आप इसको आईटी से कंपेयर करेंगे, ये वो स्पेस है पॉसिबली कि एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्कर ये रहा हम मेरे लिए कि 21,300 वाला जो लेवल है, हम्म, 21,300 21,500 वाला जो लेवल 21,300 आई थिंक इलेक्शन काउंटिंग डे वाला जो लो है, आई थिंक वो 21,300 के आसपास वाला वो लो है। तो उस लो 41,300। के नहीं, नहीं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। निफ्टी में जो निफ्टी। इलेक्शन लो है, वो 21,300 हम्म, का है। हम्म, निफ्टी भी 21,300 से काफ़ी ऊपर है, मतलब आप 23,500 चल रहे हैं। ये हम्म, इसका वाला जो लो था 52,000 के आसपास, 52,500, ये हम्म, उसके ऊपर अब जा नहीं पा रहा है। देखिए, मार्केट कई बार कैसी सिमेट्री पकड़ लेता है। ये उसके ऊपर किन्हीं कारणों से जा नहीं पा रहा है। और ये वो सेक्टर है जो हम पहले भी पॉडकास्ट में डिस्कस कर चुके थे कि भाई कंजम्पशन लेड थीम को ये मुझे पहले भी जब ये हम 57-58 हज़ार पे लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे, हमारे पॉडकास्ट जब पुराने लोग जाके सुनेंगे तो या पिछले चैनल पे जब आप जाके सुनेंगे, तो हमने क्लियर कट इसको अपने पुराने पॉडकास्ट में नवंबर में यहाँ पे और उसके पहले भी हमने इसको लिया था और हमने कहा था इसमें बेयरिश डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न्स बन रहे हैं। तो उस समय था कि और हमें ये क्लियर कट था कि भाई कंजम्पशन वाली थीम वाली स्टोरी खत्म हो रही है। ये जो लास्ट लेग का आपका पूरा बुल मार्केट था, वो कंजम्पशन लेड था, ठीक है? उसमें आपके ऑटोज़ चले, उसमें आपका एफएमसीजी चला और काफ़ी अच्छे हैंडसम रिटर्न्स इन उस पर्टिकुलर थीम पे स्टॉक्स में और इंडाइसेस में आए। तो हम्म, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि 2008 का बुल मार्केट वाज़ रियल एस्टेट एंड इंफ्रा उसके बाद वाला बुल मार्केट जो हम 2008 से 2015, 16, 18 तक चले वो फाइनेंशियल्स का था और फाइनेंशियल्स में इतना फाइनेंस में पैसा बनने के बाद आप क्या करते हैं कंजम्पशन। तो पैसा कमाया और अब कंजम्पशन हो गया, वहाँ सबका पेट भर गया, सबके आत्मा तृप्त हो गए, अभी भी थोड़ा और वहाँ पे अब मुझे लगता है कि कहीं अब वो कम होने लगा है क्योंकि जिस तरह का इन्फ्लेशन है भाई, मुझे मेरे हाउस होल्ड बजट में दिख रहा है ना, जो मेरा अभी मैं नाम नहीं लेता स्टॉक का, जब जाता हूँ स्टोर में और लेके आता हूँ तो जो पहले जो सामान 8,000 में आ जाता था, वही सेम सामान अगर वही मैं पर्चा बना के जाऊँ तो वो आज 12 से 13,000 में आता है। तो उस तरह की महँगाई हो गई जब हमको हर्ट कर रही है, तो एक समझ लीजिए एक मैन ऑन द स्ट्रीट एक आम आदमी को भी कितना हर्ट कर रही होगी। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि इसी वजह से अब आपको कंजम्पशन में डिप आएगा ना भई। आपको अगर अपने बजट में आप 10,000 का आपका बजट था, अब आप वो 15,000 का हो गया है, तो आपको कुछ ना कुछ तो कंजम्पशन में 33% कटौती करनी पड़ेगी। आप चीज़ कम खाएँगे, आप बटर कम खाएँगे, तो या दूध कम पिएँगे व्हाटएवर। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि वो आपको दिखेगा, वही दिख रहा है, बाज़ार उसी का खेल है, वही दिख रहा है। हमें तो जाके दिख ही रहा था बाज़ार में और हमें चार्ट्स पे भी दिख रहा था, हमें भाव में भी दिख रहा था, हमें लोगों की हरकतों में भी दिख रहा था। तो हम थोड़ा-सा हम थोड़ा-सा हर्ड मेंटालिटी को भी देखते रहते हैं, देखते रहते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं। तो समझ में आ रहा था कि भेड़-चाल में हर आदमी वही सब कुछ कर रहा है, जो उसे नहीं करना चाहिए। मतलब अपनी चादर से बाहर पैर निकालना, जो फाइनेंस का सबसे इम्पोर्टेंट रूल है कि भई आप अपनी चादर में रहेंगे। चादर के बाहर बार-बार पैर निकालेंगे तो प्रॉब्लम। तो अब आप देख लीजिए,
अभी पेपर के आप ऐड देख लीजिए, कोई भी ऐड में किसी भी चीज़ की एमआरपी लिखी होती है क्या? केवल ईएमआई लिखा होता है। क्योंकि एमआरपी देख के आप लेंगे नहीं ना, ईएमआई आपको छोटी लगती है, आप ले लेंगे। तो अब तो मुझे दिखता है कि एमआरपी किसी भी बड़े ऐड में एमआरपी टीवी, फ्रिज के एमआरपी निकलना बंद ही हो गए या फ़ोन, लास्ट में आपको आता है ये आपका ईएमआई प्राइस है बस, स्टार्टिंग एट करेक्ट, दिस पर मंथ। तो आपकी कंजम्पशन की जो आदत लग गई है कि आप सब कुछ इंस्टेंटली आपको चाहिए, तो फिर कैसे होगा? आपको हर चीज़ ईएमआई पे चाहिए तो कैसे होगा? फिर वही आपको तकलीफ होने वाली है, देखिए। सो यही सब आपको जी, मीडियम टू लॉन्ग टर्म एक करेक्शन दे देंगी और जो मुझे लगता ही है कि 2 से 4 साल में आता ही है और देखिए 22 में नहीं आया और 24 में भी नहीं आया पूरा। हर बार हम 10-10% से कम हो गए। 22 में भी हमने 15-16% किया, अभी भी हम 16-17% करके ही बैठे हैं। जबकि 1 2 ढाई साल, 3 साल, 4 साल में इंडेक्स एवरेज 30% करेक्शन करता था, 44 साल से करते आ रहा है। खाली जी, 22 और 24 में नहीं किया और 18 में 2 बार किया। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि जस्ट किसी कारण से क्योंकि वो नहीं हुआ है, तो हमको लगता है कि वो नहीं होगा, ऐसा स ऐसा समझना मूर्खता होगी। जितना आप नहीं करेंगे कोई करेक्ट। चीज़ को उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ती जा रही है। तो ये 30% एवरेज करेक्शन आना है ये आएगा इस बार सारे इंडाइसेस में। जी। केवल ईएमआई ही नहीं लिखी रहती है, एफएमसीजी में जो लिखा रहता है 10 ग्राम एक्स्ट्रा जी, जी। और रियल एस्टेट में लिखा रहता है 80-20, 70-30 या 10-10-10-10-10। आपको बहुत जी। देर बाद पता चलता है कि इसका भाव क्या है यूनिट का, खाली आपको ये पता चलता है मार्जिन कितना देना है। एनीवे यूएस 10 ईयर बॉन्ड देखते हैं हम लोग, 4.54 पे है ये। और जी। इस पर हम लोगों ने एक आध बार पहले भी डिस्कस किया था, तो ये था कि साहब इसने अपने लेवल्स भयंकर तरीके से ब्रीच किए हैं और जो परिस्थितियां इस समय बन रही हैं यूएस मार्केट में वो काफी खतरनाक है। और शुक्रवार को भी हमने देखा कि बाजार में भयानक गिरावट थी वहां पे। बड़े बड़े आईपीओ आ रहे हैं, भयंकर पैसा चल रहा है, मतलब 75 बिलियन डॉलर का आईपीओ, मजाक चल रहा है वहां पे यार, इतनी बड़ी इकोनॉमी में। तो ये जो बॉन्ड यील्ड है 4.5% से ऊपर, जी। ये क्या संकेत दे रहा है वहां का यूएस का 10 ईयर बॉन्ड? देखिए मुझे आपको मालूम है मैं कारण फंडामेंटल कारण तो ढूँढता ही नहीं हूँ, तो मैंने वो न्यूज़-व्यूज़ पढ़ना नहीं है। लेकिन टेक्निकल कारण जो मुझे दिख रहा है, जो प्राइस जो जो फसाद की जड़ होती है, मतलब ये ज वो यही है बॉन्ड यील्ड। मतलब बाज़ार अगर बॉन्ड यील्ड्स बहुत ज़्यादा बढ़ी, तो प्रॉब्लम है मेरे हिसाब से। तो मुझे लग रहा है कि इस तरह की यील्ड जो यूएस की हो चुकी है और उसमें भी और हार्डनिंग जो कि मेरा अभी भी मानना है कि सवा 5, साढ़े 5 यूएस में जगह है, इंडिया में भी सवा 8, साढ़े 8 तक की जगह है। और ये व्यू मेरा आज से नहीं है, ये व्यू मेरा ढाई 3 साल से 3 साल 4 साल से हम कैरी कर रहे हैं इस व्यू को, कोई आज से नहीं है ये व्यू। तो लोगों को ऐसा ना लगे कि आज से है, जब जब यूएस 8 आना 4 आना चलता था तब से ये व्यू है कि साढ़े 4 5 तो जाएँगे और अब और सवा 5 साढ़े 5 तक जगह बनी हुई थी तब से हम वही बोल रहे हैं। और तो ये फिर से हाईएस्ट वीकली क्लोज़ दे दिया है इसने अभी, इस बार। ठीक है, इसके पहले आप देखेंगे तो 2023 के लेवल्स थे अक्टूबर के, वो आने लगे हैं। उसके बाद से आई थिंक ऑलमोस्ट वी आर एट 52 वीक हाई। ये हाईएस्ट 52 वीक क्लोज़ आ गया है। 52 वीक क्या सॉरी 104 हफ्ते का हाईएस्ट क्लोज़ है ये, 3-4 साल का, 3 साल का। तो ये कोई अच्छे संकेत थोड़ी ना है मेरे हिसाब से और अब आपकी पॉलिसी आने वाली है, अब देखते हैं वहाँ पे भी आई थिंक 17-18 में वहाँ पे भी उनकी भी पॉलिसी है। तो हम्म। और बैंक ऑफ जापान की भी उसी के आस-पास है। तो आई थिंक ये ये 15 से आई थिंक 20 के बीच के जो विंडो है, ये आपके लिए बॉन्ड यील्ड्स के हिसाब से बहुत इंपोर्टेंट होगी और सेंट्रल बैंकर्स क्या करना चाह रहे हैं। आज आप देखिए यूएस का इतना बढ़िया डेटा आया था कल, मतलब कल यूएस का इतना बढ़िया डेटा आया था और वहाँ पे पेरोल्स डेटा आया और बहुत अनएक्सपेक्टेडली हाई पेरोल्स बढ़े और तो शायद वो डेटा अभी आपका फेड मीटिंग के पहले ही आया है, तो आई थिंक उसका कोई वहाँ पे भी सांकेतिक कोई समीकरण हो सकता है। बट कल डाउ 800 पॉइंट ऊपर था, फिर आज मतलब फ्राइडे को डाउ 800 पॉइंट नीचे चला गया। तो कहने का मतलब ये है कि भई अगर उसके पिछले दिन 800 पॉइंट चढ़ा गया वो था, तो वहाँ पे भी मुझे लग रहा है क्योंकि ये इतना बड़ा जो आप आईपीओ बोल रहे हैं आने वाला है, उस बाज़ार हम्म। को भी पकड़ के रखा गया है। क्योंकि अगर माहौल और सेंटिमेंट टूट जाएगा, तो फिर आईपीओ में वो बात नहीं बनेगी, मर्चेंट बैंकर्स को वो सब्सक्राइब भी कराना है और उनको उनकी फीस भी चाहिए और सब कुछ वहाँ पे है, हर जगह वही होता है। तो दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ आ रहा है और उसका कोरोलरी मुझे 2008 ही दिखता है इंडिया, जब इंडिया का भी सबसे बड़ा आईपीओ उस समय का आया था। तो आई थिंक वो कोरोलरी है यहाँ पे भी वर्ल्ड का हम्म। सबसे बड़ा आईपीओ आने वाला है ऑलमोस्ट। तो आप लोग देखिए उसको, वो भी एक बहुत बड़ा सेंटिमेंट ड्राइवर है। अगर ये यूफोरिया नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि लोगों को और कौन-सी यूफोरिया चाहिए दुनिया में। तो दैट्स द सिग वो एक सिग्निफिकेंस है, मतलब वो अरे ऑलरेडी ये सरवेन दर्शा रहा है। भाई, जी। अभी तो पिक्चर शुरू हुई है, अभी तो एंट्रोपिक का भी आना है, ओपन एआई का भी आना है, ये खेल चलेगा भी 2 महीने। बड़े बड़े इवन आईपीओ लाइन अप है।
देखिए यूएस में खुद का ही 4-5% फंड मैनेजर का बन रहा है, तो यूएस में तो पैसा लौट के जाएगा। डॉलर में देखिए और यस। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, डॉलर इंडेक्स 100 के ऊपर। डॉलर इंडेक्स कल हाँ। 100 के ऊपर भी निकल 100 के ऊपर निकल गया, वो कोई बात नहीं कर रहा है। मैं खाली उसका वेट कर रहा था क्योंकि इंडिया यूएस का मार्केट बाद में बंद होता है, तो मैंने कहा क्लोजिंग देख लूँगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप वो देखिए वो 100 के ऊपर है। तो वो भी और उसी वजह से आप देखिए कल गोल्ड सिल्वर भी गिरे थे, क्योंकि अब डॉलर में कहीं से स्ट्रेंथ आ रही है। तो अभी लोग समझ नहीं रहे हैं कि यूएस का मार्केट तो फिर भी परफॉर्म कर ले जाएगा सिमरन, क्योंकि एक बात मुझे, एक मैं आपको टोक रहा हूँ, सॉरी, मुझे एक बार याद जी, दिलानी है। मुझे ध्यान है कि सरवेन जी थे जो हमारी इनसे बहस हुई थी, उन्होंने कहा था 105 तक जाएगा डॉलर इंडेक्स, और मैंने कहा था नहीं यार 105 में नहीं लगता, बल्कि वीक लगता मुझे, लेकिन अब देखो 100 पार कर रहा है बड़े आराम से। जी। तो 100 के ऊपर। अच्छा, उधर जापान की करेंसी और वीक पे वीक वीक पे हो जा रही है। अभी अभी एक सैलाब आएगा लिक्विडिटी का, जिसमें भयानक तरीके से रोज न्यू हाई लगेगा मार्केट में, तब आएगा मजा। अभी कहाँ मजा आ रहा है अभी तो। यूएस मार्केट की मैं फिर भी थोड़ा बुलिश रह सकता हूँ और हूँ भी क्योंकि वहाँ पे कोई भी रिवर्सल के अभी बड़े संकेत नहीं है। पहले हुए थे जब, तो वहाँ कॉल किया था, वहाँ से थोड़ा बहुत घटा भी, बट जिस तरह के करेक्शंस लग रहे थे उस समय हुए नहीं। कारण मैंने आपको बताया क्योंकि वहाँ बहुत सारा अभी एक्टिविटी बाकी है और डॉलर में स्ट्रेंथ आती जा रही है, तो वो उसकी बेस करेंसी है, तो डेफिनिटली उसको उसका फ़ायदा मिलेगा। तो थॉट यही है कि यूएस को एक बार साइड में कर दें, इसीलिए एसीडब्ल्यूआई भी चलते जा रहा है वर्ल्ड इंडेक्स। बाकी आप देखें कंपोनेंट सारे रुकते जा रहे हैं धीमे-धीमे, धीमे-धीमे के करके। बट किसी हम्म, कारण से वहाँ मोमेंटम बना हुआ है और वहाँ जैसे आपने बोला 2-3 बड़े आईपीओ आने हैं, तो शायद उस मार्केट को वो मार्केट इन उम्मीदों में थोड़ा संभला भी रहे और वहाँ पे उसको सँभाल के रखा भी गया है। बट जी। हमारे केस में तो देखिए अब वहाँ हाई लगते जा रहे हैं, हम अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये तो और कारण बनेगा पैसा हमारे यहाँ से निकलने का। अगर यूएस और आउट परफॉर्म कर गया, तो फिर पैसा यहाँ से निकल के वहीं जाएगा। यहाँ आपका नुकसान हो रहा है करेंसी में, स्टॉक्स में, और वहाँ आपका फ़ायदा हो रहा है करेंसी में और स्टॉक्स में। वहाँ डबल वैमी फ़ायदा, यहाँ डबल वैमी नुकसान। तो अगर मैं एफआईआई होता, तो मैं भी यही करता जो बेचारे आज कर रहे हैं। तो वो तो अपने पैसे तो के साथ जस्टिस कर रहे हैं। क्या हम अपने पैसे के साथ जस्टिस कर रहे हैं? वो समय बताएगा। जी, अगला और आखिरी चार्ट है रुपया और डॉलर का। तो जी, शुक्रवार को क्रेडिट पॉलिसी के साथ साथ बड़ा ऐलान हुआ कि बॉन्ड मार्केट में पैसा डालने पर एफआईआई को छूट मिलेगी। ये केवल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और एफआईआई के लिए था। तो रुपया करेंसी हमारी काफी स्ट्रांग हुई, लगभग 80-82 पैसा मजबूत हुआ रुपया। जबरदस्त गेंद था। लेकिन ये जो आगे ब्रैकेट में 95-24 मैंने लिखा है, ये बाजार बंद होने के बाद शुक्रवार की देर रात का ऑफशोर प्राइस है। यानी जो गेन उसने किया था शुक्रवार के दिन के दौरान इंडियन मार्केट में, वो धीरे धीरे खत्म हुआ। क्यों? क्योंकि यूएस के बॉन्ड भी चल रहे हैं। एक बात दर्शकों को बहुत ध्यान समझना चाहिए कि बॉन्ड यील्ड ना ग्लोबली एक दूसरे के साथ टैंडम होती है। मार्केट भले एक बार डिस्कनेक्ट हो जाए कि यूएस चल रहा इंडिया नहीं चल रहा, जापान चल रहा इंडिया नहीं चल रहा, लेकिन बॉन्ड यील्ड में आपको एक ही तरीका टैंडम में चलते हैं, क्योंकि ग्लोबली जो पैसे के फ्लो है वो उसमें कोई भेदभाव नहीं है। और जी, जहां पे गैप बहुत ज्यादा क्रिएट कर दिया गया तो वहां मार्केट बुरी तरह से टूट जाते हैं। अब हमारे यहाँ अगर 7.5% की बॉन्ड यील्ड है, 7.5 नहीं 7.1 की है, और यूएस में 4.5 की है, तो 2.5% का तो आपने गैप यही क्रिएट कर दिया। तो इसलिए जो आपकी करेंसी है, जो आज एकदम से शुक्रवार को बढ़िया चल गई थी, अब वो धीरे धीरे फिजल आउट हुई है। तो सवेन जी, 100 का चुंबक तो नहीं आ रहा है, ये तो लग रहा है, लेकिन ये झूल रहा है उसके बीच में। जी। देखिए, वीकली जो 97 वाला कैंडल जो हमने जब यही बोला था कि भाई इस कैंडल को देख के ऐसा लग रहा है कि अब हम तो रिव्यू में जाएँगे और कन जैसे मैंने अभी आईटी के लिए बोला, जब आईटी में इतना नेगेटिव कंसेंसस है, वहाँ हम बुलिश रिस्ट रिवॉर्ड हमें दिख रहा है और हम ढूँढ रहे हैं। उसी तरह से रुपए में बहुत कंसेंसस ये 100 वाला सब लोग बात देखिए ये सारे समझदार लोग थे। 100 की बातें ये पहले भी कर सकते थे, तब तो किसी ने की नहीं। जब 100 के एकदम नज़दीक आ गया और फिर बातें कर रहे हैं, फिर बोलेंगे भाई हमने तो बोला था। भाई आप 80 पे कहाँ थे? आप 90 पे कहाँ थे? ये सारे जो बड़े-बड़े दिग्गज लोग हैं, उनसे मेरा यही सवाल है कि आप 70 पे कहाँ थे? आप 80 पे कहाँ थे? आप 90 पे कहाँ थे? अगर इतना सेक्युलर आपको इतने क्लियर आपके व्यूज़ रहे हैं लाइफ में, तो फिर आप पहले कहाँ थे? वो 95, 97 पे आके तो सभी 100 बोल सकते हैं। उसमें वो तो मेरी बेटी भी अभी छोटे से क्लास क्लास में वो भी बोल सकती है। बट उसमें कोई अक्लमंदी थोड़ी ना उसमें कोई बहुत अक्लमंदी और उसमें कोई एक्सपर्टनेस तो नहीं है ना मेरे हिसाब से। तो थॉट यही है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसेंसस 100 का बन गया था और कंसेंसस से मुझे तकलीफ होती है। प्लस मैं 72 73 वाला हूँ। वहाँ से मैं इसको 100 ले आया, तो मुझे अगर गाड़ी में मुझे अपना पैसा लेके अगर निकलना है
ठीक है? या अपना व्यू को स्क्वायर ऑफ करके निकलना है अपने ट्रेड को, तो मैं तो पैसा कमा के निकल रहा हूँ, बाकी लोग को चिंता करनी है जो लोग लॉस कर रहे हैं। फिर भी मेरा थॉट यही था कि मैं 4 हफ्ते तब दिए थे, आज उसमें से 2 हफ्ते निकल गए। वो जो बड़ी वाली वीकली कैंडल के बाद से 2 हफ्ते और दे रहा हूँ। 100 करना है तो हुँ, कर लेगा, नहीं तो अगर जून में नहीं कर पाया तो 2 साल नहीं करेगा, ये तो मैं पहले ही ऐलान कर ही चुका हूँ। तो जून का महीना मैं देख रहा हूँ कि टू टू 2 चीज़ें, कि जून का महीना क्या ग्रीन है, वो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, और जून का क्वार्टर क्या ग्रीन है, वो इम्पोर्टेंट चीज़ है, और उसमें फिर ये 2 हफ्ते में अगर 100 करके आना है तो आ जाए। बट मुझे अब लग भी रहा है कि 100 का ब्रेकआउट करके जो भी 104-5 जो भी अगर करना भी हुआ, वैसे तो कर नहीं रहा है मेरे हिसाब से, बट अगर हुँ, करना भी हुआ, तो वो बहुत शॉर्ट लिव्ड अब होगा, जो भी होगा। सो वी विल अगेन एज़ आई सेड, आई विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट हैपेंस। अभी भी हमने ट्रेड को अनवाइंड नहीं किया, हम अभी भी कह रहे हैं 90 टू 80 हमारा ट्रेलिंग हुँ, स्टॉप लॉस है। नॉट दैट कि आप इंडिया में करेंसी रिटेल वाला ट्रेड कर सकता है। ये एकेडमिक और एजुकेशनल पर्पस के एकेडमिक लिए है कि हुँ, 92.8 इज़ द ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, उसके नीचे अगर वीकली बंद आया तो आप स्क्वायर अप करेंगे वो ट्रेड जो मेरा 72-73 से चल रहा है, ढाई 3 साल से। 72-73 से आईएनआर को लेके चल रहे हैं, और आज तक ट्रेलिंग हुँ, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। तो वही अभी भी 90 टू तो 80 मुझे लगता है शायद ना हिट हो, और 2 हफ्ते हैं 100 करना है तो कर लीजिए। जून में नहीं किया फिर नहीं हो रहा। फिर देन आई विल लीव दैट कैंप। फिर आई विल सी कि क्या है। फिर मैं वहाँ से अपने नए समीकरण निकालूँगा। बट हुँ, फिलहाल के लिए जैसे मैंने बोला, देन आई विल लीव द कैंप फॉर सम टाइम। और लोगों को लगता है कि एक कैंप छोड़ा, मतलब बुल का कैंप छोड़ा तो तुरंत धक्का मार के बेयर में घुसो, बेयर का छोड़ा तो तुरंत धक्का मार के बुल में घुसो। ऐसा नहीं है। आप एक कैंप छोड़ने के बाद माइंड को क्लियर करने के लिए 1-2 हफ्ता ब्रेक, या सोचने के लिए अपने ड्राइंग बोर्ड पे, जिसको बोलते हैं ना गोइंग बैक टू ड्राइंग बोर्ड जाने के लिए अगर आप 1 हफ्ता ले लेते हैं, तो मुझे नहीं, ढाई 3 साल के बाद अगर मैं 2 हफ्ता माँग लेता हूँ कि भाई अब मेरा रूपी में कोई व्यू नहीं है, मैं 2 ढाई हफ्ते बाद व्यू बनाऊँगा, तो उसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है। इट्स अ ट्रू नॉर्मल, हर हर ट्रेडर को बीच में गैप लेना आना चाहिए। जिसको बोलते हैं ना कि रिबाउंड रिलेशनशिप में मत जाइए। अभी आपका एक ब्रेकअप हुआ है, अभी आपका एक डिवोर्स हुआ है, आप रिबाउंड रिलेशनशिप में मत जाइए, क्योंकि आप एक वल्नरेबल स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं, और आपसे दोबारा भी गलती हो सकती है। तो आप ब्रेक बिल्कुल, लेंगे, शांति से जब आप डिसीजन लेंगे लाइफ में, तो ही डिसीजन सही होंगे। क्या हो सकता है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है? 2-4 रुपए आपके कम-ज़्यादा बनेंगे या छूट जाएँगे बस, लेकिन आपका व्यू तो स्ट्रॉन्ग बनेगा। सो ऑलवेज़ हुँ, टेक टाइम एंड हैव पेशेंस टू फॉर्म अ न्यू व्यू। डोंट गेट इंटो अ रिबाउंड ट्रेड। ऑलवेज़, कभी-कभार ऐसा मौका होता है जहाँ हम तुरंत बाय करके सेल में जाते हैं, या सेल करके बाय में जाते हैं, व्हिच इज़ कॉल्ड अ सार टेक्निक, स्टॉप एंड रिवर्स। जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं सिखाता हूँ। हमेशा स्टॉप एंड रिवर्स नहीं करना होता है। कभी-कभी स्टॉप एंड गेट आउट भी होता है। स्टॉप एंड गेट आउट, गो होम, टेक अ ब्रेक एंड कम बैक, वो भी कभी-कभी करना पड़ता है। तो हर टेक्निक को यूज़ जी, करने के तरीके होते हैं, और वो ओनली विथ एक्सपीरियंस आता है। वो लोग सोचेंगे कि रातों-रात सीख लेंगे और च्यवनप्राश खाएँगे और कल से ताकत आ जाएगी, कल से सब समझ में आने लगेगा, दिमाग की बत्ती जल जाएगी मेंटोस खा के। ऐसा बाज़ार में नहीं चलता है। बाज़ार में आपको 4-8 साल घिसना पड़ता है, एक बिज़नेस साइकिल देखनी पड़ती है, ये समझने के लिए कि आगे क्या करना है। हुँ, जी। वैसे भी एक चीज़ हम लोग कभी डिस्कस भी करेंगे कि आपका हुँ। एक बेंड ऑफ माइंड होता है, जिस तरह से आपकी सोच बनती है मार्केट पे, उसको अगर आपने बदल लिया ना तो आप 10 बार और गलत पड़ोगे, इसलिए उसको तो बिल्कुल नहीं बदलना चाहिए। आपकी जो थॉट प्रोसेस है ना, उसको छेड़ो मत, उस पे वैसे ही टिके रहो। देखिए, आप अभी आज की डेट में आईपीएल चल रहा था, या आप अब किसी को भी देख हुँ, लीजिए, बड़े प्लेयर को या बड़े फुटबॉलर को या बड़े क्रिकेट कैप्टन को, वो सबसे पहले वही बोलेगा, यू हैव टू फॉलो योर प्रोसेस, रिजल्ट्स विल फॉलो। प्रोसेस नहीं चेंज करना। अगर आपने एक प्रोसेस फाइन ट्यून करके राइट, पकड़ लिया है, जो हमको लगता है कि एब्सोल्यूट हमने 20 साल में करके पकड़ लिया है, जो है 248, 2 इयर्स, 4 इयर्स, 8 इयर्स। जब आपने ये साइकिल हुँ, पकड़ लिया है, इसके अंदर व्यू बनाइए, और उसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर काट-काट के खाइए। एक पिज़्ज़ा एक साथ मुँह में ठूसेंगे, तो प्रॉब्लम है। इसलिए 4 टुकड़े करिए, साल के 4 टुकड़े होते हैं, 4 क्वार्टर। एवरी क्वार्टर यू शुड हैव अ क्लैरिटी ऑफ योर व्यू, व्हाट यू वांट टू डू इन द कमिंग क्वार्टर। तो जून का जब क्वार्टर खत्म होगा, तो सितंबर क्वार्टर का व्यू बनाएँगे, और सितंबर क्वार्टर का व्यू 2024 के सितंबर में बना लिया था कि 2024 सितंबर में, कि सितंबर 2026 तक मंदी है। तो अब हम पहले ही बता रहे हैं कि सितंबर वाले क्वार्टर में हम टटोलने जाएँगे बेस को, अगर बेस बन रहा है, बॉटम ढूँढने जाएँगे। आई डोंट नो कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बट हमारा टाइमलाइन खत्म होते चले जा रहा है, और हमें लग रहा है कि इन अ लार्जर स्कीम ऑफ जी, थिंग्स, टुवर्ड्स सितंबर एंड और अक्टूबर, आपको कहीं न कहीं दिखेगा कि कहीं बाज़ार का पैनिक बॉटम जो भी बनना है बनेगा। और मैंने ये भी बोला, गलती से कहीं तेज़ी हो गई, तो फिर प्रॉब्लम है, फिर ये आखिरी तेज़ी है। तो बेटर यही है कि बाज़ार एक हेल्थी करेक्शन यहीं से ले ले, अन्यथा टूट जाएगा बाद में बहुत गंदी तरीके से। इसलिए बेटर है कि यहाँ से एक हेल्थी करेक्शन, एंड देन सब्सिक्वेंटली आप आराम करिए, 2 ढाई साल, 3 साल आपको अच्छा कमाने का मौका मिलेगा। हुँ, बनिस्बत कि आपने यहाँ से जिद की,
और आप यहाँ से ऊपर गए, तो वो आखिरी बुल मार्केट है। मतलब आखिरी रैली है, जहाँ पे भी खत्म होगी। उसके बाद 2-4 साल बाज़ार बहुत तगड़े करेक्शन में चला जाएगा। तो मैं उस कैंप में नहीं हूँ। मैं नहीं चाहता कि वो हो, क्योंकि मैं बाज़ार का भला चाहता हूँ। जी, जी, जीत की जिद या जी, जिद जीत की, ये सब चक्कर नहीं पड़ना चाहिए। चलिए शो खत्म जी, करते हैं। इस समय एक जाते-जाते एक फैक्ट शेयर करके जाता हूँ। जी, एज़ ऑफ नाउ इस समय निफ्टी 500 के केवल 13% स्टॉक ऐसे हैं जिनका पी मल्टीपल 20 से कम है। ओनली 13%। यानी फिर से हम बहुत महंगे हो गए हैं। खरीद खरीद के हम महंगे हो गए। 400 ने बाउंस बैक ज़्यादा कर लिया। निफ्टी के बनस्पत एग्जैक्टली, साइड काउंटर में बाउंस बैक ज़्यादा हुआ है। लोग इस चीज़ को नहीं समझ रहे हो, वही ट्रैप होता है। वही वही ट्रैप। सबसे बड़ा इमोशनल ट्रैप है। आपको लगता है कि चल भाई, इस धक्के में निकल जाएँगे। वो धक्का आता नहीं है फिर कभी। और उसके ये बाद डेटा कोई भी चेक कर सकता है, पब्लिकली अवेलेबल है कि जी, निफ्टी 500 के केवल 13% स्टॉक बचे हैं जो 20 के मल्टीपल के नीचे हैं, बाकी सब ऊपर है। तो इस तरीके का मार्केट हमारा दिस इज़ अ बन रेड गया। फ्लैग। लोग पूछते हैं ना कि आप रेड फ्लैग दिखाते रहते हैं। ये लाल यही है। झंडी है जो आपने अभी दिखा दी है, ये लाल झंडी है, मैं पहना भी हूँ। मैं तो हमेशा काला पहना, न्यूट्रल रहता हूँ। देखिए देखिए देखिए, आप तो देखिए, आप तो जर्नलिस्ट हैं और आप तो सूत्रधार हैं, तो सूत्रधार को यस, साइड नहीं लेना चाहिए, मैं बिल्कुल नहीं लेता जल्दी। हूँ। मैं तो साइड लेना हो तो मैं छोड़ देता हूँ दूसरे को, भाई आप ले लो साइड। मैं आपको ना केवल सही है। रास्ता बता सकता हूँ कि अगर मान लो आपको दिल्ली जाना है तो ये वाली सड़क दिल्ली जाएगी। जी, मैं इतना कर सकता हूँ, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। बाकी आपकी मर्जी, आप किधर भी जाओ। एनीवे, थैंक यू सो जी, मच सरवेन जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग थी चर्चा। लेकिन जो बीते हफ्ते की सबसे बड़ी कहानी थी, मॉनेटरी पॉलिसी, मैंने अपने शो में भी कहा था कि इससे इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं, और मॉनेटरी पॉलिसी आपने सुन ली है। अब इसके बाद जो बड़ी चीजें आएंगी वो 10 जुलाई से आनी शुरू होंगी, जब आप रिजल्ट देखना शुरू करेंगे Q1 के। और जीडीपी जी, का नंबर बहुत अच्छा आया है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन वो सब पोस्टमार्टम है, हिस्ट्री है वो। अब जो नया इस क्वार्टर का आएगा वो हम लोग देखेंगे नंबर। तो बहरहाल अब अगला हफ्ता और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जिस तरह से यूएस मार्केट में कमजोरी के संकेत दिख रहे हैं, तो हमारा बाजार अब कैसे रिएक्ट करेगा मंडे को, क्योंकि हम अच्छी चीजें कम सीखते हैं आजकल यूएस से, बुरी चीजें ज्यादा सीख लेते हैं। तो नेक्स्ट वीक बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले हफ्ते। बहुत बहुत शुक्रिया।